DRG Kids। राजा हीरामणि बहुत ही दयालु और अपनी प्रजा का ख्याल रखने वाले होशियारपुर के होनहार राजा थे। उनके दरबार में जो भी अपनी फरियाद लेकर आता था, राजा हीरामणि उसकी फरियाद सुनते और उसकी मदद दिल खोलकर करते थे। यही कारण था कि होशियारपुर की प्रजा अपने राजा हीरामणि से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए उनके राज्य में सभी खुश थे। राजा हीरामणि के परोपकारी और उदारता के किस्से दूर दूर के पड़ोसी राज्यों में भी विख्यात थे। एक बार राजा के दरबार में एक अजीब सी घटना हुई जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। हुआ ये कि एक दिन बहुत सारे भूत राजा के दरबार में अपनी समस्या लेकर आ गए और जोर जोर से दरबार में उछल कूद करते हुए चिल्ला चिल्ला कर राजा से इंसाफ मांग रहे थे। राजा हीरामणि महाराज की जय! राजा हीरामणि महाराज की जय! आप सभी शांत हो जाइए, सबको इंसाफ मिलेगा। एक एक करके हमें अपनी समस्या बताइए। महाराज मुझे बचा लो। मुझे आजादी चाहिए महाराज। महाराज, हम सब आपके पड़ोसी राज्य के भूत हैं। हमें आपके राज्य के एक बहुत खतरनाक तांत्रिक ने बरसों से अपनी कैद में रखा हुआ है। महाराज, हमें उस तांत्रिक से मुक्ति चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए महाराज। महाराज, वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र विद्या से हमें अपने कब्जे में करके हमसे उल्टे सीधे काम करवाता है। उस तांत्रिक का नाम क्या है और वो तुमसे किस तरह के काम करवाता है? महाराज, उस तांत्रिक का नाम भैरवनाथ है। उसने मुझसे 2 भाइयों में झगड़ा करवाने का गंदा काम करवाया। तांत्रिक के कहने पर ही मैंने जय कुमार और रुचि की शादी नहीं होने दी। महाराज, इस तरह से वो हमसे बहुत सारे गलत काम करवाता है और अगर उसका काम ना करो तो वो हमारे ऊपर गरम गरम खौलता हुआ तेल डालकर हमें तरह तरह की यातनाएं देकर प्रताड़ित करता है। महाराज, कभी कभी तो भैरवनाथ हमसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को डराने का काम भी करवाता है, जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसी बात है। वो दुष्ट तांत्रिक कहाँ रहता है? रामनगर के हनुमान मंदिर के पीछे एक पुराना खंडहर है, वही रहता है वो। कल रात उसकी भूतों वाली बड़ी बोतल खुली रह गई, इसीलिए हम सारे भूत निकलकर आपके दरबार में इंसाफ के लिए आए हैं। हम सब कुछ समझ गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ उचित इंसाफ करूंगा और दोषी को कठोर से कठोर सजा दूंगा। महाराज, जल्दी से जल्दी उस दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ को पकड़कर अपने दरबार में बुला लीजिए, नहीं तो वो दुष्ट अपनी मायावी शक्ति से हम सभी भूतों को एक एक करके बारी बारी से अपने पास बुलाकर बोतल में बंद करके कैद कर लेगा। हाँ महाराज, और फिर वो हमसे उल्टे उल्टे काम करवाना शुरू कर देगा। हमें इस पापी से बचा लो महाराज। सेनापति, सिपाहियों को भेजकर जल्दी से जल्दी उस दुष्ट पापी तांत्रिक को उसकी भूतों वाली बोतल के साथ पकड़कर हमारे दरबार में पेश किया जाए। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। उधर खंडहर में तांत्रिक भैरवनाथ गहरी नींद में सोया हुआ है। देखने में तांत्रिक बहुत भयानक और खतरनाक है। तांत्रिक जब नींद से अचानक उठकर भूतों वाली बड़ी सी खुली हुई बोतल देखता है तो तांत्रिक के होश उड़ जाते हैं। दोनों हाथों से बोतल पकड़कर वो जोर जोर से बोलता है, मैं बर्बाद हो गया। किसने ये बोतल खोली? मेरे सारे भूत भाग गए। मैं बर्बाद हो गया। हाय, मेरी बरसों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऊपर देखकर आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट। सुन लो मेरे गुलाम भूतों, शराफत से मेरे पास इस बोतल में वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति से बुलाकर तुम्हें गरम गरम तेल में डालकर तुमसे तांडव ना करवाया तो मेरा नाम तांत्रिक भैरवनाथ नहीं। सुन लो कान खोलकर। फिर तांत्रिक नीचे से राख उठाकर हवा में उड़ाता है और एक डंडा हवा में घुमाते हुए बोलता है, जय जगतम कल कल कटम, जादू टोने खेल खिलौने, जय कल कल कटम, जय काली कलकत्ते वाली, मेरा मंत्र जाए ना खाली। सुन ले काली काले कपड़े वाली, लेकर आ मेरे भूतों को। लाल जुबान वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीम
क्लीम चामुंडाय विच्चे फट। डंडे से सामने रखा हुआ एक मिट्टी का मटका फोड़ देता है और उसमें से आग और धुआं निकलता है और तांत्रिक की आंखें लाल हो जाती हैं। इधर घोड़े पर राजा के 2 सिपाही तांत्रिक को पकड़ने के लिए तेजी से खंडर की तरफ जा रहे हैं। दरबार में भूतों में खलबली मची हुई है। सब भूत चिल्ला रहे हैं। राजा जी और सेनापति सबको शांत करने में लगे हैं। तांत्रिक के मंत्रों का असर भूतों पर होने लगा है और एक एक भूत चिल्लाते हुए राजा के दरबार से गायब होकर तांत्रिक के पास जा रहे हैं। महाराज, तांत्रिक हमें बुला रहा है। मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे बचा लो महाराज, मुझे बचा लो। बोलते बोलते भूत तेजी से दरबार से गायब हो जाता है। आप सब शांत हो जाइए। बहुत जल्द ही हमारे सिपाही तांत्रिक को गिरफ्तार करके लाएंगे। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ। आप लोग थोड़ा सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। महाराज बचा लीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ महाराज। वो तांत्रिक मुझे बहुत मारेगा। मुझे फिर से बोतल में बंद कर देगा। हमें बुला रहा है भैरवनाथ, हमें बचा लो महाराज, हमें बचा लो। दरबार में सिर्फ राजा और सेनापति और कुछ दरबारी रह जाते हैं। राजा इधर से उधर चिंता में टहल रहे हैं। सेनापति, हमें बहुत अफसोस है कि हमारे राज्य में कितने सारे भूतों को उस दुष्ट तांत्रिक ने कैद करके रखा हुआ है। हमसे उन भूतों का कष्ट देखा नहीं जा रहा। हम आपके कष्ट को भलीभांति समझते हैं महाराज। सेनापति, हम जल्द से जल्द सभी भूतों को आजाद करके उन्हें अपने अपने राज्य में सकुशल भेजना चाहते हैं। इधर तांत्रिक की बोतल में एक के बाद एक भूत आते जाते हैं और तांत्रिक जोर जोर से हंसता है। भैरवनाथ से बचकर कोई भी भूत कहीं भी नहीं जा सकता। आज रात को तुम्हें भागने की सजा मिलेगी, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी सिपाही तांत्रिक के खंडर में पहुंच जाते हैं। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? ये तो महाराज ही तुम्हें बताएंगे कि तुमने क्या किया है। यदि तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 50-50 सोने की अशर्फी दूंगा। हम राजा के वफादार सिपाही हैं। हम रिश्वत नहीं लेते। सिपाही तांत्रिक के हाथ बांधकर अपने साथ घोड़े पर बिठाकर उसकी भूतों वाली बोतल के साथ गिरफ्तार करके दरबार में राजा के सामने पेश करते हैं। दरबार में सिपाही तांत्रिक को भूत वाली बोतल के साथ रस्सी से बांधकर राजा के सामने लाते हैं। महाराज, ये है खतरनाक तांत्रिक भैरवनाथ। महाराज, इसने हमें रिश्वत देने की भी कोशिश की। सिपाहियों, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसका तुम्हें उचित इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले इस बोतल का ढक्कन खोलकर सभी भूतों को आजाद किया जाए। सिपाही बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो एक के बाद एक सारे भूत बाहर आ जाते हैं और राजा की जय जयकार करते बोलते हैं, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। सुन तांत्रिक, तुमने हमारे राज्य में रहकर दूसरे राज्यों के मासूम भूतों को कैद करके बहुत बड़ा अपराध किया है। इसीलिए तुम्हें 10 साल के लिए काल कोठरी में रखा जाएगा। यही तुम्हारी सजा है। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दें। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आज से सभी भूत आजाद हैं और आप अपने अपने राज्य में जाकर अपने अपने पेड़ों पर खुलकर आजादी से रह सकते हैं। धन्यवाद महाराज। आप जैसा राजा हमने कभी नहीं देखा। राजा हीरामणि महाराज की जय। इस तरह से राजा ने भूतों को इंसाफ दिलाया। एक बार की बात है, हस्तिनापुर नाम के एक राज्य में 2 जादूगर हुआ करते थे। जादूगर करणवीर और जादूगर विजयवीर। दोनों तरह तरह के जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। जादूगर करणवीर के जादू नए होने की वजह से बहुत मशहूर थे। इस वजह से ज्यादा लोग उसके खेल को देखने जाते। पर जादूगर विजयवीर के जादू पुराने हो चुके थे।
जादूगर विजयवीर जब भी कोई खेल दिखाने की कोशिश करता, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। जादू पुराने होने की वजह से लोगों ने उसे पसंद करना बंद कर दिया। एक दिन जब जादूगर विजयवीर अपना जादू दिखा रहा था, अरे आज कोई नया जादू भी दिखाने वाले हो या हर बार की तरह वही पुराना वाला? दोस्तों, बहुत जल्द मैं तुम्हें नया जादू भी दिखाऊंगा, पर आज के लिए ये देखो। अब मैं इस टोपी में से 3 गिनने तक एक खरगोश निकालूंगा। 1 2 आब्राका। अरे चलो भाई, इसके पास तो कुछ नया नहीं है, चलो। इतने में लोगों को पीछे से जादूगर करणवीर की आवाज सुनाई देती है। और आज जादूगर करणवीर हमें हवा में तैर के दिखाएंगे। और उसकी आवाज सुनते ही सब जादूगर करणवीर का जादू देखने निकल जाते हैं। अरे जादूगर करणवीर आ गया, अरे चलो चलो चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, देखो मैं इसे फिर से गायब कर दूंगा। अरे जादूगर विजयवीर निराश हो जाता है कि उसकी जादू कोई नहीं देखना चाहता। वो जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए भेष बदल के उसका खेल देखने पहुंच जाता है। जादूगर करणवीर अपना खेल दिखाना शुरू करता है। क्या तुम में से किसी ने कभी किसी को आग से खेलते हुए देखा है? आज मैं आग से खेलूंगा। अरे वाह वाह, क्या महान जादूगर है! वाह 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 वाह। तो लीजिए, आपके सामने पेश है आग का खेल। ये कहते ही जादूगर करणवीर अपने हाथ में आग लगा देता है और हाथों से आग को पकड़ लेता है। गांव वाले जादूगर करणवीर के हाथों से आग निकलती हुई देखकर खूब चौंक जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जादूगर विजयवीर जादूगर करणवीर का खेल बिगाड़ने के लिए चुपके से उसके पीछे जाकर उस आग में मिट्टी का तेल डाल देता है, जिससे जादूगर करणवीर की आग और बढ़ जाती है और लोग वहां से भाग जाते हैं। जादूगर विजयवीर वहां से चुपके से निकल जाता है। जादूगर करणवीर बहुत ही उदास होकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है कि आग इतनी बढ़ जाए? तभी उसे वहीं पड़ा एक मिट्टी का तेल का डिब्बा मिलता है और वो समझ जाता है कि ये किसी की साजिश हो सकती है, पर वो किसी से कहता नहीं। एक दिन हस्तिनापुर के राजा अपने मनोरंजन के लिए अपने मंत्री से कहते हैं, हमारे मनोरंजन के लिए कोई नया कार्यक्रम रखवाइए। जी राजा जी, अब पास के गांव में 2 जादूगर हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। दोनों में कौन ज्यादा अच्छा है ये कह नहीं सकते, पर दोनों कुछ दिनों से चर्चा में हैं। दोनों को महल में बुलाया जाए और उनके बीच मुकाबला करवाया जाए। जो भी हमें खुश करेगा उसे हम इनाम में सोने की पूरी 1000 गिन्नियां देंगे। जी राजा जी। मुकाबला देखने के लिए प्रजा को भी आमंत्रित किया जाए। जी राजा जी, मैं अभी जाकर आपका संदेशा दोनों जादूगरों तक पहुंचा देता हूँ। मंत्री दोनों जादूगरों को संदेश भेजकर बुलाता है और उनसे कहता है, राजा जी चाहते हैं कि तुम दोनों उनके मनोरंजन के लिए महल में जादू दिखाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है अपना सबसे अच्छा जादू तैयार करने के लिए। उसके बाद तुम्हारे बीच मुकाबला होगा और जिसने भी राजा का दिल खुश किया उसे 1000 सोने की गिन्नियां इनाम में दी जाएंगी। हाँ? जी मंत्री जी। जी मंत्री जी। दोनों अपनी अपनी जादू तैयार करते हैं। जादूगर विजयवीर चुप चुप के जादूगर करणवीर के सारे नए जादू देख लेता है और सीख भी लेता है। जादूगर करणवीर ये बात जानते हुए भी कि विजयवीर उसके जादू देख रहा है, कुछ नहीं कहता। दोनों को तय किए गए दिन महल में बुलाया जाता है। प्रतियोगिता शुरू की जाए। राजा जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं जादूगर विजयवीर को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं जो
जादू दिखाता हूँ, अगर वो दिखा सके तो मैं खुद ब खुद अपनी हार मान लूंगा। क्या आपको ये चुनौती स्वीकार है जादूगर? मुझे मंजूर है। जादूगर करणवीर अपनी टोपी में से 2 खरगोश निकालता है। अब मैं अपनी टोपी से 2 खरगोश निकालूंगा। जादूगर विजयवीर भी अपनी टोपी से 2 खरगोश निकाल देता है। हुजूर, अब मैं आपको अपनी लकड़ी की छड़ी को सांप में बदल कर दिखाता हूँ। जादूगर विजयवीर भी अपनी छड़ी को सांप में बदल देता है। अब मैं आपको हवा में उड़कर दिखाऊंगा। ये तो बहुत आसान है। जादूगर विजयवीर भी ये कहकर हवा में तैरने लगता है। सभी मुकाबले का खूब मजा उठा रहे हैं कि जादूगर करणवीर राजा से कहता है, हुजूर, ये मेरा आखिरी जादू है। अगर ये भी जादूगर विजयवीर ने कर दिखाया तो मैं अपनी हार खुद ब खुद मान लूंगा। ये जादू जादूगर विजयवीर ने पहले जादूगर करणवीर को करते देखा नहीं होता। अब मैं पानी से भरे बहुत बड़े कांच के बक्से में खुद को बंद कर लूंगा और बक्से में ताला लगा होने के बाद भी मैं उसमें से आपके सामने बाहर निकल जाऊंगा। ये सुनने के बाद जादूगर विजयवीर चोरी छुपे ताला बदलकर खुलने वाले ताले की जगह ना खुलने वाला ताला लगा देता है, ताकि ताला खुल ना पाए और जादूगर करणवीर पानी के बाहर ना निकल पाए। जादूगर करणवीर इस बारे में पहले से ही जान जाता है और ताला फिर से बदल देता है और बाहर निकल आता है। अब जादूगर विजयवीर की बारी आती है और वो जैसे ही पानी के बक्से के अंदर जाता है, ना खुलने वाला ताला उसी के बक्से पर लग जाता है और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। तब जादूगर करणवीर अपने पास से चाबी निकालकर उस ताले को खोलकर जादूगर विजयवीर को बाहर निकाल लेता है। राजा जादूगर करणवीर के जादू और समझदारी से खुश होकर उसे सोने की 1000 गिन्नियां इनाम में दे देते हैं। वाह जादूगर करणवीर, वाह, बहुत बढ़िया। हम आपसे बहुत खुश हुए और हमारी तरफ से ये 1000 सोने की गिन्नियां आपको इनाम में दी जाती है। इन्हें कबूल करें। जादूगर विजयवीर समझ जाता है कि जादूगर करणवीर ने उसे सबक सिखाया है और जादूगर करणवीर से अपनी बेईमानी के लिए माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो जादूगर करणवीर। मैं जीतने की लालच में बिल्कुल अंधा हो गया था। मैंने बेईमानी के रास्ते से जीतना चाहा। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जादूगर विजयवीर, मैंने आपको माफ किया। पर याद रखना, बेईमानी का फल कभी भी अच्छा नहीं होता। मेहनत और परिश्रम से किया हुआ काम ही हमें सफल बनाता है। वल्लभगढ़ के राजा भीमसेन बहुत ही नेक और रहमदिल राजा थे। उनकी पुत्री राजकुमारी रत्ना बहुत सुंदर थी। राजकुमारी रत्ना को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन जब वो शिकार करने के लिए निकली तो जंगल में बहुत दूर निकल गई। लगता है मैं राजमहल से बहुत दूर निकल आई हूँ। संध्या हो चुकी है, मुझे फौरन राजमहल लौटना चाहिए। यह कहकर राजकुमारी वापस राजमहल की ओर निकलती हैं, लेकिन अंधेरा बढ़ता जा रहा था और ऊपर से घना जंगल। अंधेरे के कारण रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं मैं किस तरफ जा रही हूँ। मेरा घोड़ा भी बहुत थक गया है। मुझे कुछ देर यहीं रुककर विश्राम करना पड़ेगा। यह सोचकर राजकुमारी वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। जब उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है तो वो सोचती है, अरे वाह, ताजा ताजा भोजन। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज इस लड़की को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। वाह, मजा आ जाएगा। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी राजकुमारी की नजर थोड़ी दूर से आ रही आग की रोशनी पर पड़ती है। वहाँ आग दिखाई दे रही है। शायद वहाँ कोई है। मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजकुमारी वहाँ से निकलती है। अरे, ये कहाँ जा रही है? हाथ आया शिकार नहीं छोड़ूंगी मैं। आज इसे खाकर ही रहूंगी।
ये कहकर चुड़ैल राजकुमारी का पीछा करती है। जब राजकुमारी आग के नजदीक पहुंचती है तो देखती है वहां एक तंबू लगा हुआ है और पास में एक घोड़ा बंधा हुआ है। तभी एक युवक तंबू से बाहर आता है, राजकुमारी को देखकर कहता है, आप कौन हैं और इस समय इस जंगल में क्या कर रही हैं? मैं वल्लभगढ़ की राजकुमारी रत्ना हूँ। मैं शिकार करने निकली थी, लेकिन इतनी दूर कब आ गई पता ही नहीं चला। वापस राजमहल जा रही थी, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं रास्ता भटक गई हूँ। यहाँ आग जलती देखी तो यहाँ आ गई। आपने ठीक किया। वल्लभगढ़ का महल यहाँ से बहुत दूर है। आप आज रात इस तंबू में सुरक्षित बिता सकती हैं। परंतु आप कौन हैं? मैं जयगढ़ का राजकुमार विक्रम। अच्छा, तो आप हैं राजकुमार विक्रम। हमने अपने राजमहल में आपकी वीरता के कई किस्से सुने हैं। यह मेरा सौभाग्य है राजकुमारी। हमने भी आपकी सुंदरता के चर्चे सुने हैं और आज आपको देख भी लिया है। आप बहुत सुंदर हैं। राजकुमारी मन ही मन सोचती हैं, काश राजकुमार विक्रम से मेरा विवाह हो। तभी राजकुमार विक्रम कहते हैं, राजकुमारी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। जी कहिए। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या मैं आपको पसंद हूँ? राजकुमारी नजरें नीचे झुकाती हैं और सर हिलाकर हाँ में उत्तर देती हैं। चलिए अब आप विश्राम कर लीजिए। चुड़ैल राजकुमार को देखकर मोहित हो जाती है। वो सोचती है, इतना सुंदर राजकुमार, मैं इसी से विवाह करूंगी। लेकिन ये तो इस राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। विवाह तो इससे मेरा ही होगा। सुबह होते ही राजकुमार राजकुमारी के साथ वल्लभगढ़ जाने के लिए निकलते हैं। चलिए मैं आपको आपके राजमहल तक छोड़ देता हूँ। दोनों राजमहल आते हैं। राजकुमारी दरबार में जाती है, लेकिन अपनी जगह अपनी हमशक्ल को देखकर चौंक जाती हैं और उस हमशक्ल से कहती हैं, तुम कौन हो और हमारी जगह पर क्यों बैठी हो? राजकुमारी को देखकर राजा और सभी राज दरबारी हैरान हो जाते हैं। तुम कौन हो? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपकी पुत्री हूँ, राजकुमारी रत्ना। हमारी पुत्री तो यह है। नहीं नहीं पिताश्री, मैं हूँ आपकी पुत्री। ये कोई और है जो मेरे ही शक्ल की है। ए लड़की, क्या बकवास कर रही हो? मैं राजकुमारी रत्ना हूँ। एक शक्ल की दो राजकुमारियों को देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी लोगों में खलबली मच जाती है। महाराज, इन दो राजकुमारियों में से असली राजकुमारी कौन है? मैं ही असली राजकुमारी रत्ना हूँ। मैं कल शिकार करने गई थी, अंधेरा हो गया था, इसलिए रात जंगल में बिताकर अभी लौटी हूँ। मेरे साथ जयगढ़ के राजकुमार विक्रम भी हैं। आप उनसे पूछ लीजिए। जी हाँ महाराज, राजकुमारी जी सही कह रही हैं। ये कल रात जंगल में ही थी। परंतु हम इस बात पर विश्वास कैसे करें कि यही असली राजकुमारी रत्ना है, क्योंकि हमारी राजकुमारी कल ही रात वापस आ गई थी। तभी नकली राजकुमारी कहती है, राजकुमार जी, कल आपकी मुलाकात मुझसे हुई थी। रात जब मैं तंबू में सो रही थी तो मुझे अचानक पिताश्री का ख्याल आया कि वो मुझे न देखकर परेशान होंगे, इसीलिए आपको बिना बताए चुपचाप मैं वहाँ से निकल गई। राजकुमार विक्रम भी समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। वो कभी असली राजकुमारी को देखते तो कभी नकली राजकुमारी को। राजकुमारी रत्ना की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए महाराज हुक्म देते हैं, इस झूठी लड़की को कारागार में बंद कर दो और राजकुमार विक्रम को हमारे अतिथि गृह में ठहराया जाए। राजकुमारी बेचारी चुपचाप कारागार में चली जाती हैं। इधर नकली राजकुमारी अपने कक्ष में बहुत खुश हैं। अब मैं यहाँ राजकुमारी बनकर राज करूंगी और जल्द ही महाराज से कहकर इस राजकुमार से विवाह करूंगी और राजकुमारी रत्ना कारागार में जीवन बिताएगी। इधर महाराज अपने कक्ष में बहुत बेचैन हैं। वो मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, हम बहुत दुविधा में हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? महाराज, हमें दोनों राजकुमारियों की परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि असली राजकुमारी रत्ना कौन है। महाराज, मुझे आज रात का समय दीजिए। उसके बाद मंत्री जी महाराज के कान में कुछ कहते हैं। दूसरे दिन दरबार में मंत्री जी के साथ एक ऋषि आते हैं। महाराज, स्वामी जी राजकुमारी रत्ना को आशीर्वाद देने आए हैं। आसन ग्रहण करें स्वामी जी। फिर दरबार में राजकुमारी रत्ना को लाया जाता है। नकली राजकुमारी भी दरबार में बैठी हैं। महाराज कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सामने दो राजकुमारियां हैं, इनमें से एक असली है और एक नकली। तो हमने असली राजकुमारी को पहचानने का एक उपाय निकाला है। यह सुनते ही नकली राजकुमारी डर जाती है और मन ही मन सोचती है,
महाराज किस उपाय के बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बहुत वर्षों बाद अपनी पुत्री के साथ वही खेल खेलेंगे जो उसके बचपन में खेलते थे। कैसा खेल महाराज? वही बचपन वाला खेल मंत्री जी, जब राजकुमारी हमसे छुपने के लिए उस बोतल में घुस जाया करती थी। ये कहकर महाराज स्वामी जी के हाथ में पकड़ी हुई बोतल की तरफ इशारा करते हैं। यह सुनकर नकली राजकुमारी सोचती है, इससे पहले कि राजकुमारी रत्ना बोतल के अंदर जाए, मैं पहले चली जाती हूँ। और यह सोचते ही वो तुरंत अपना आकार छोटा कर बोतल में घुस जाती है। जैसे ही वो बोतल के अंदर जाती है, स्वामी जी बोतल का ढक्कन बंद कर देते हैं और कहते हैं, अब तुम यहीं रहो। तुम राजकुमारी बनकर सबको धोखा देने आई थी। मैं जानता हूँ कि तुम चुड़ैल हो। तुमने राजकुमारी को जंगल में देखा और यहाँ उससे पहले पहुँच गई। राजकुमारी रत्ना दौड़कर अपने पिता के गले लग जाती है। पिताश्री, मैं ही हूँ राजकुमारी रत्ना। हाँ पुत्री, हमसे कल बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मंत्री जी की सूझबूझ ने हमारी असली राजकुमारी को बचा लिया। महाराज, इस चुड़ैल का क्या करें? इसे बोतल के अंदर ही रहने दो और हमारे काल कोठरी में इसे जमीन के अंदर दफन कर दो। राज दरबार में राजकुमार विक्रम भी उपस्थित थे। राजकुमारी ने सारी घटना महाराज को बताई। राजकुमार विक्रम, आपने हमारी पुत्री की सहायता की है। आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम इसके बदले आपके लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं राजकुमारी रत्ना से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाराज बहुत खुश होते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पुत्री का विवाह आपसे हो। हम अभी विवाह की घोषणा करते हैं। पूरे दरबार में जय जयकार होती है और फिर कुछ दिनों बाद राजकुमार विक्रम और राजकुमारी रत्ना का विवाह हो जाता है।